सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजीएस आईपीयू के स्पॉट राउंड के बारे में, क्योंकि स्पॉट राउंड का नोटिस आ चुका है एंड वी विल टॉक अबाउट कितना कट ऑफ जाएगा, कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस कॉलेजों में सीट खाली होने की संभावना है एंड ऑल द थिंग्स की प्रोसीजर क्या होने वाला है, शेड्यूल क्या होने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है और क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि स्पॉट का जो ये पहला ही स्पॉट है आईपीयू का, और पहला ही स्पॉट जो होता है ऑनलाइन होता है। उसके बाद अगर सीटें फिर भी बच जाती हैं तो ऑफलाइन स्पॉट की आपको अलग से शेड्यूल जारी की जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि यह आईपीयू है, एक साथ पूरा शेड्यूल जारी नहीं करता है, एक राउंड खत्म होने के बाद अगले राउंड के शेड्यूल जारी करता है। तो भैया, लेकिन इस बार आईपीयू वाले बहुत तेजी में लग रहे हैं। उन्होंने आईपीयू में स्पॉट की नोटिस फटाक से कल निकाली और 2 दिन के अंदर चॉइस फिलिंग करा के खत्म कर देंगे। अब बहुत कम टाइम है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें सबको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे आप पहले से रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तो चलो हम पहले आईपीयू के बारे में थोड़ा समझते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा। आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई एम परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों को अपना मेंटरशिप दिया है, गाइडेंस दिया है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आईपीयू तक, आईपीयू, डीटीयू, एनएसयूटी, आईपीयू और जागदली के टॉप कॉलेजों में अभी जाके पढ़ रहा है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ कि आईपीयू के स्पॉट काउंसलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो हर कोई एटलीस्ट लगभग हर कोई एलिजिबल है। जिसने एडमिशन ले लिया है वो भी एलिजिबल है, जो एडमिशन नहीं लिया है वो भी एलिजिबल है। पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। जो पहले से फॉर्म भरा था वो भी एलिजिबल है। जो यहाँ पे देखो, द एडमिटेड हु हैव अलॉटेड अ सीट इन ऑनलाइन, पेड द पार्ट एडमिशन फीस एंड रिपोर्टेड द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इज एलिजिबल। जो एडमिशन ले लिया, पैसा वैसा जमा कर दिया है, वो भी एलिजिबल है। अ कैंडिडेट जिसको सीट मिल चुका है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दिया लेकिन रिपोर्ट नहीं किया है, वो भी एलिजिबल है। A candidate who have allotted a seat in online counseling and pay the partial admission fees and withdrawal as per procedure, वो भी एलिजिबल है। कैंडिडेट who has allotted a seat in online counseling but did not pay, जिसको सीट मिला, जिसने पे नहीं किया, वो भी एलिजिबल है। अ कैंडिडेट who does not allot a seat, जिसको कोई सीट ही नहीं मिला, वो भी एलिजिबल है। अ कैंडिडेट जिसने 1500 का रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन काउंसलिंग में नहीं बैठा था, वो भी एलिजिबल है। अ कैंडिडेट 1500 जिसने 1500 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और 1000 की काउंसलिंग करी थी बट नॉट पेड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस, वो भी एलिजिबल है। और जो कैंडिडेट 1500 का रजिस्ट्रेशन किया, 1000 की काउंसलिंग फीस भरी, वो भी एलिजिबल है। और जिसने चॉइस ही नहीं फिल करी, जो सब कुछ किया, 1500 का रजिस्ट्रेशन कर लिया, 1000 का काउंसलिंग फीस दे दिया और चॉइस ही नहीं फिल किया, वो भी एलिजिबल है। नॉट एडमिटेड कैंडिडेट, ये भी एलिजिबल है। अलॉटेड कैंडिडेट जिन्होंने फ्रीज कर दिया है, वो भी एलिजिबल है। सब तो एलिजिबल ही हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गया होगा कि भैया सब एलिजिबल है, चाहे जिस प्रकार के लोग हों, लगभग। अब बात करते हैं कि राउंड 1 में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो देखो, सिंपल बात यह है कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पॉट काउंसलिंग राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए, सबसे पहले आप चाहे पुराने हो, नए हो, कुछ भी हो, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहला, रजिस्टर करने के बाद से दूसरा, आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। पुरानी वाली जो चॉइस फिलिंग है वो इस समय नहीं काम आएगी, वो नलिफाइड हो जाएगी। और उसके बाद से तीसरा, अगर आपको सीट मिलती है तो सबसे पहला आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना पड़ेगा। और पार्शियल एडमिशन फीस देने के बाद से इनके बताए गए टाइम में जाके आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहले रिपोर्ट कर चुके हैं तो भी रिपोर्ट करना है, नया पहली बार अगर आपको मिले तो भी रिपोर्ट करना है। ये 4 स्टेप में काउंसलिंग होने वाली है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग,
फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप पहले स्पॉट में बैठे हैं तो यहाँ पे फ्री स्लॉट का ऑप्शन आएगा कि भैया अगले स्पॉट में जाओगे क्या, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो आपको मिलेगा ये लोग आपको बोलेंगे हाँ भाई यू हैव टू गो ऑन दिस कॉलेज, और आप पहले पैसा जमा करिए फिर कॉलेज जाइए, सिंपल। अच्छा, इसमें पहले कोई पैसा नहीं देना है। जो सीट एक्सेप्टेंस फीस, जैसे आपका जैक चंडीगढ़ है वहाँ पे पैसे पहले लगते हैं, 60,000 रुपये पहले लगते हैं। आपका AKTU है 20,000 रुपये पहले लगता है। CSAB है 45,000 रुपये पहले लगता है। सीट चाहे मिले या ना मिले, अगर नहीं मिलेगा तो वापस करते हैं वो लोग। तो ये चीज़ आपको IPO में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखिएगा, रजिस्ट्रेशन मॉनिटरी है, चाहे आप नए हो या पुराने हो। और दूसरा, if seat upgraded in a spot round, the candidate will have to report on newly allotted institute. C shall have no claim on previous allotted seat. मतलब सपोज दैट मान लीजिए आपको राउंड 3 तक या अपग्रेडेशन राउंड तक, मतलब स्लाइडिंग राउंड तक अगर आपको कोई सीट मिली हुई है, आप उसका पैसा जाके जमा कर चुके हैं, उसके बाद पैसा जमा करने के बाद आप कॉलेज में रिपोर्ट भी कर चुके हैं और वो सीट आपकी फिक्स हो गई है, पर अगर आप फिर भी स्पॉट में बैठना चाह रहे हैं तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया सीट कोई मिलता है तो पुरानी वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और नई वाली सीट मिल जाएगी, और अब आपको नए कॉलेज में फिर से जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कराना पड़ेगा और आपकी जो वहाँ की फीस थी यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। आपको फिर से पार्शियल एडमिशन फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ इधर एडजस्ट हो जाएगा। 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। अब मैं शेड्यूल के बारे में बात करता हूं, बिकॉज डेडलाइंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट इन GGS IPO काउंसलिंग, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 11 बजे पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल ओपन होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो पुराने लोग हैं, अब जो पुराने लोग हैं उनको 500 का रजिस्ट्रेशन टोटल, देखो टोटल मतलब आपका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेके 2 तारीख के बीच में होगा, और सिंपल टोटल आपको IPO को कुल मिला जुला के 3,000 रुपये देने हैं। 3,000 रुपये देने हैं। अब 3,000 कैसे देने हैं, तो पहले 1,500 रजिस्ट्रेशन, फिर 1,000 रुपये सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्लस 500 रुपये स्पॉट काउंसलिंग। अब आप देख लो आपने कितना दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2,500 पहले ही दे रखा होगा, जो पहले से ही बैठ रहे हैं उनको सिर्फ 500 देना है। जो बच्चे 1,500 का रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा, 1,000 सेंट्रलाइज काउंसलिंग की फीस प्लस 500 रुपये स्पॉट काउंसलिंग की फीस देना पड़ेगा। जो बच्चे ऑलरेडी क्या बोलते हैं 1,500 के साथ साथ 2,500 का भी रजिस्ट्रेशन, मतलब 1,500 प्लस 1,000 पहले से दे रखे हैं, उनको 500 देना पड़ेगा। और जो सिर्फ 1,500 दे रखे थे, अब उनको क्या करना पड़ेगा, 1,000 प्लस 500 ये दोनों मिला के फिर देना पड़ेगा। तो ये टोटल है, इनके बारे में इन्होंने बता रखा है। और पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको 2 बजे, मतलब 2 तारीख से पहले 2 तारीख तक 4 PM तक रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। एंड आप सबसे मैं कहूँगा कि भैया ये शायद ही आगे एक्सटेंड होगा, स्पॉट में जनरली एक्सटेंड नहीं होता है, तो आप क्या कर लीजिएगा, फटाफट फिल कर लीजिएगा। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने हर एक कैटेगरी को बता रखा है कि किस कैटेगरी को कैसे देना है। उसके बाद से आपकी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। जो आपकी पहले वाली चॉइस फिलिंग थी उससे इनको कोई मतलब नहीं है, आप फिर से नया चॉइस फिलिंग करिए। ओके अच्छा, जो लोग नया भर रहे हैं GGS IPO उनको सीधे 3,000 भरना पड़ेगा। पहले 1,500 का रजिस्ट्रेशन, फिर 1,000 की काउंसलिंग, फिर 500 रुपए का स्पॉट काउंसलिंग। तो उनको कितना भरना पड़ेगा, इतना भरना पड़ेगा। और 2 तारीख से पहले आपको चॉइस फिलिंग जो है, चॉइस फिलिंग का जो टाइम मिलेगा, चॉइस फिलिंग का टाइम जो मिलेगा रात को 12 बजे तक मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन का टाइम जो मिलेगा 4 बजे तक शाम को ही मिलेगा। तो कल मतलब 2 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग दोनों निपटा देना है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया IPO में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहती है, तो देखो नॉर्मल ही रहती है। OBC का 27% रिजर्व्ड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों में। गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, USICT है, USR है और USCT है। तो इनमें OBC का कोटा लगता है, EWS का कोटा भी लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में। SC ST में EWS मतलब SC ST तो सब में लगता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और डिफेंस
हर कॉलेज में लगता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी का भी अलग से कोटा लगता है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए। अब SC/ST में ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ होम स्टेट का कॉन्सेप्ट है, होम स्टेट और अदर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। 85% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड है। अब होम स्टेट उनके लिए है जो दिल्ली से क्या करने वाले हैं, जिन्होंने 12th अपना दिल्ली से किया है, और अदर स्टेट उनके लिए है जो आउटसाइडर हैं, जिनका 12th आउटसाइडर से है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई SC/ST का कैंडिडेट है, उसका SC/ST सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का है, मान लो बिहार से हो तुम, और तुम्हारा SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट बिहार गवर्नमेंट का है, लेकिन तुमने 12th दिल्ली से कर लिया, तो उस केस में तुम दिल्ली होम स्टेट के अंदर तो आओगे, लेकिन जनरल के अंदर आओगे। और अगर वही SC सर्टिफिकेट तुम दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर बनवा लो, तो फिर तुम्हें दिल्ली SC का कोटा मिल जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। बच्चा सोचता है भैया मैं SC हूं, 12th मैंने दिल्ली से कर लिया तो मैं दिल्ली SC हो गया। नहीं, तुमने 12th दिल्ली से किया तो तुम दिल्ली के हो गए, होम स्टेट हो गया, लेकिन SC का वहां बनने के लिए फिर वहां से तुम्हें सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर तुम ये सारी चीजें चाह रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि SC सर्टिफिकेट में लोचा हो जाता है, चाहे वो जाग दिल्ली हो या फिर तुम्हारा GGS IPO हो। और डिफेंस में तो पीरियोरिटी लेवल पीरियोरिटीज होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोज में अपने बात कर चुका हूं। अब बात है उसके बाद क्या करना है। तो देखो, तुमने सबसे पहले क्या कर लिया, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद से चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस फिलिंग के बाद से ये लोग फिर तुम्हारे चॉइसेस के आधार पे मेरिट तैयार करेंगे और सीट अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट की रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट की रिजल्ट आएंगी, अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट किस डेट को आएगा, तो इन्होंने फिक्स डेट नहीं बताया है। इन्होंने बोला है कि 5 से लेके 6 के बीच में हम आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाए, सबसे पहला काम आपको करना है क्या, 96,000 रुपीज पार्ट एकेडमिक फीस, पार्ट एकेडमिक फीस या सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो भी बोलो, यू हैव टू पे पार्ट एकेडमिक फीस 96,000। जो पहले दे चुके हैं उनका तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सारे न्यू कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, 96,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। अभी कब तक करना है, तो 8 तारीख तक करना है। उसके बाद से प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, आपको प्रोविजनल सीट अलॉट करना है 8 तारीख तक, लाइक दैट। और उसके बाद से अगर किसी को विड्रॉल मारना हो तो विड्रॉल भी मार सकता है। मतलब तुम सोचो, स्पॉट राउंड के बाद भी IPO में विड्रॉल मार सकते हो, और कब तक मार सकते हो, 8 तारीख के आसपास। ऑनलाइन विड्रॉल एकेडमिक फीस 8 तारीख को रात को 11:30 बजे तक तुम क्या कर सकते हो, विड्रॉल मार सकते हो। और उसके बाद ये किसको विड्रॉल मार सकते हो, अपने एकेडमिक फीस को, 96,000 रुपीज को विड्रॉल मार सकते हो अगर तुमने जमा कर दिया है। तो अब बात करते हैं आगे का। तो मॉनिटरी रिपोर्टिंग है, रिजल्ट आने के बाद से सबसे पहले आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी है 96,000 का। फीस जमा करने के बाद से अब आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग के लिए 9 तारीख को, 9 तारीख तक, 8 से लेके 9 तारीख के बीच में आप कभी भी जा सकते हो अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। कहां पर बेटा, अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अगर आप पहले जा चुके हो तो भी जाना पड़ेगा, अगर आप अभी अभी आपको सीट मिला है तो भी जाना पड़ेगा। और उसके बाद से अगर किसी को भी एडमिशन से ही विड्रॉल मारना हो कि भैया अब मैंने IPO में सब कुछ जमा कर दिया था, पूरा पैसा जमा कर दिया था, पर अब मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं, तो ऑन दैट केस आफ्टर डिक्लेरेशन राउंड ऑफ स्पॉट 1 आपको विड्रॉल कर लेना है। और विड्रॉल का लास्ट डेट 9 तारीख है। 9 तारीख के बाद फिर IPO में आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो जिनको विड्रॉल, अब जो विड्रॉल के बाद जो सीटें बच जाएंगी वो किसके थ्रू भरी जाएंगी बच्चा पार्टी, सेकंड स्पॉट के थ्रू भरी जाएंगी। उसके बाद यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑल द कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन प्रीवियस राउंड एंड हैड पेड द एकेडमिक फीस एंड विश टू पार्टिसिपेट इन स्पेट राउंड online counseling, their part academic fees paid in earlier round of online counseling will be adjusted during the spot counseling। अब इसमें क्या साफ साफ बोला गया है कि अगर मान लो तुम पहले पार्ट एकेडमिक फीस दे चुके हो और स्पॉट राउंड में अगर तुम्हें कोई नया सीट अलॉट होती है, तो जो पार्ट एकेडमिक फीस पहले वाली थी वही यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, आपको अलग से कोई पे करने की जरूरत नहीं है। सच कैंडिडेट इफ अलॉटेड अ सीट इन
spot round of online counseling need not to pay the part academic fees again. उनको फिर से पार्ट एकेडमिक फीस देने की जरूरत नहीं है, मतलब 96,000 देने की जरूरत नहीं है अगर तुम पहले एक बार दे चुके हो तो. एडमिटेड कैंडिडेट हु आर अलॉटेड एन अपग्रेड सीट इन स्पॉट राउंड 1 ऑनलाइन काउंसलिंग नीड टू पे an additional amount of 5,000 rupees at the newly allotted institute at the time of physical reporting. अगर आपको पहले कोई सीट मिली हुई थी और फिर इस साल एक मतलब फिर स्पॉट राउंड में एक सीट मिल गई है, तो आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहां आपको एडिशनल 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे फीस के अतिरिक्त. और टू अपग्रेड कैंडिडेट हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस एट द न्यूली अलॉटेड college, institute, university. The balance fees paid by such candidate in the year previously reported institute shall be refunded to them. मतलब मोटा मोटी ये है कि जैसे मान लो तुमको पहले कहीं कॉलेज मिला हुआ था, तुमने वहां जाके पूरी फीस भी जमा कर दी, अब तुमको नया कॉलेज मिला है, अब तुम वहां जब जाओगे तो अब पार्शियल एडमिशन फीस देने की नीड तो है नहीं. अब एडमिशन फीस तो तुम एक जगह ऑलरेडी दे चुके हो, तो इन्होंने बोला कि भैया आप 5,000 दे दीजिए इधर, आपका ये वाला फीस इधर एडजस्ट हो जाएगा. और मान लो पहले वाले कॉलेज में तुमने ज़्यादा फीस दे दी हो और इस कॉलेज की फीस ही कम हो, तो बाकी का पैसा तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. तो दिस इज द प्रोसीजर. अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में एंड वैकेंसी के बारे में. तो अगर मैं GGSIPU के वैकेंसी के बारे में बात करूं तो इन्होंने खुद ही वैकेंसी के बारे में कोई बात नहीं करा है, इन्होंने बताया ही नहीं है कि इनके यहाँ कौन कौन सी सीटें वैकेंट हैं, इनके यहाँ कोई वैकेंसी है भी कि नहीं. देखो अगर आज डालते हैं तो मैं वैकेंसी पर भी एक वीडियो बना दूंगा. वैसे तो हर साल वैकेंट रह जाती हैं, लेकिन चलो हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की. तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये थर्ड राउंड का कट ऑफ था ऑफिशियली जो इन लोगों ने निकाला था. दिस इज द थर्ड राउंड कट ऑफ जो इन्होंने क्या किया है, ऑफिशियली निकाला है. अब जो बच्चा MAIT में एडमिशन लेने की सोच रहा है, यहाँ पे IT 1,18,000 तक गया है और लगभग 1,30,000 के आसपास गया था स्लाइडिंग राउंड में. तो जो MAIT लेने की सोच रहा है, मैं उसे यही बोलूँगा कि अगर तुम होम स्टेट के हो और अगर तुम्हारी रैंक 1.5 लाख भी है तो ट्राई फॉर दैट, नो प्रॉब्लम, परेशान मत होना. और तुम अदर स्टेट के हो और अगर तुम्हारी रैंक 80,000 तक भी है तो ट्राई फॉर दैट, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए. 2023 में और 2024 के डेटा में तुमको एक फ़र्क दिख रहा होगा कि पिछली बार IT 51 पे बंद हो गया है, इस बार 60,000 रैंक तक गया हुआ है. 2023 और 2024 का एनालिसिस एक डेटा है और होम स्टेट में लगभग 1,18,000 रैंक तक गया हुआ था. अगर मैं MSIT की बात करूं तो MSIT 2023 में 56 पे बंद हुआ था, इस बार 64 पे बंद हुआ है. और राउंड 3 में लगभग IT सेकेंड 1,32 तक गया है. तो मैं एक बात तो मैं और इंक्लूड करूंगा कि अगर तुम अदर स्टेट के हो तो IT सेकेंड मोस्ट प्रॉब्ली लगभग 90 to 1 लाख रैंक तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर इस रैंक के अंदर है तो तुम्हें अप्लाई करना चाहिए. और ये लोग तो आराम से 1.5 से लगभग 1.80 तक एक्सपेक्टेशन तुम 2 तक भी रख सकते हो. ठीक है, तो ये तुम पे डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स तो पक्का 2 पे जाएगी, 2 तक तो इलेक्ट्रॉनिक्स पक्का एक्सपेक्टेशन 2 तक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पक्का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है. ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैकेंसीज कितनी है, जो कि IPU वालों ने निकाला नहीं है. आधा अधूरा काम तो इनका होता ही रहता है. उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा, दैट इज USICET. इस बार 34,000 रैंक पे इसका CS विद AI का ड्यूअल डिग्री बंद हो गया है और 31,000 रैंक पे इनका हो गया है. होम स्टेट का 48,000 रैंक और AI की जो ड्यूअल डिग्री है 50 और EC जो गया है 71,000 तक गया हुआ है. तो ये लोग अपना आराम से 80 से 90,000 तक एक्सपेक्ट कर लें, 1 लाख तक भी इनका मामला जा सकता है. और बाहर जो बाहर के लोग हैं, मतलब अदर स्टेट वाले हैं, वो CSE फैमिली में मैक्स टू मैक्स ऐसा कर सकते हैं कि 50,000 तक अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 50,000 55,000 तक रैंक है तो उनका काम बन जाए. और 60 से 65,000 रैंक तक EC में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है. आराम से 60 से 65,000 रैंक तक EC में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है. तो तुम पे डिपेंड करता है. उसके बाद मैं बात करूं जो दूसरा हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है USR, तो 2023 में इंडस्ट्रियल IoT में अब 77,000 रैंक पर एडमिशन हुआ था. और जबकि अदर स्टेट का इस साल 84,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है. वैसे भी पिछले साल की तुलना में IPU की कट ऑफ जो है लो जा रही है.
और इस बार होम स्टेट का लगभग 1.57 तक बंद हो गया है। तो ये तुम आराम से ये लोग 2.5 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2.5 लाख प्लस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको इंडस्ट्रियल आईओटी जैसी ब्रांच मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकता है और ये लोग भी आराम से अपने को खुद को 1 लाख तक, 1 लाख रैंक तक और 1 लाख रैंक तक आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पॉट में हो सकता है एडमिशन हो जाए। तो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम एडमिशन अगर लेना चाह रहे हो यहाँ स्पॉट में तो तुम्हारी रैंक क्या है। अब देखो जिसकी रैंक 1 लाख के अंदर है आराम से उसको एडमिशन मिल जाएगा आईपीयू में। जिसकी एडमिशन अदर स्टेट से भी है, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 रैंक है, तो भी उसको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। डिपेंड करेगा। अब अगर मैं बात करूं तो भारतीय विद्यापीठ में, तो देखो यहाँ पे आराम से भारतीय विद्यापीठ में अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स को 1,20,000 से लेके 1,30,000 रैंक तक एक्सपेक्टेशन में रखा जा सकता है। और CSE IIT मान के चलो तुम 90,000 से 1 लाख रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो भारतीय विद्यापीठ में। 1,62 पे तो IT अदर स्टेट को अभी मिल गई है। ये लोग अपना 2 लाख रैंक तक एक्सपेक्टेशन आराम से कर सकते हैं। EC वगैरह जिनको चाहिए 3 लाख रैंक तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली होम स्टेट कोटा लगा के उनको 3 लाख रैंक तक मिल जाए। अब ये चीज़ भारतीय विद्यापीठ में अगर तुम देखो तो 2023 में IT 64 पे बंद हुई थी। इस बार 2023 में 24 में IT 80 पे बंद हुई है। तो कट ऑफ ऑलरेडी भारतीय विद्यापीठ का भी लो जा रहा है और ऑलरेडी ये 1,76,000 के आसपास कट ऑफ गया है। सॉरी, भगवान परशुराम का 1,76,000 तक कट ऑफ गया है। EC का 2,46,000 तक कट ऑफ गया है। ये EC VC जो मिलने की संभावना है वो 3 लाख रैंक तक आराम से मिलने की संभावना है। और ये जो चीज़ है 2 लाख रैंक तक IT वाईटी CS फैमिली 2 लाख रैंक तक आराम से मिलने की संभावना है। अगर मैं बात करूं BPID तो इनमें IT में 1 लाख रैंक तक बाहर वालों को भी मिलने की संभावना आ रही है कि 1 लाख रैंक प्लस तक बाहर वालों को भी मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या इनका मैटर रहता है। मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। EC तो पक्का 1 लाख रैंक तक जाएगी, 1 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स पक्का जाएगी क्योंकि मोस्टली धीरे धीरे काउंसलिंग निपटने भी वाले हैं। CSAB चूँकि CSAB की टाइमलाइन भी इनसे मैच कर रही है, CSAB के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो जैसा ही रिजल्ट आएगा हमें क्या होगा कि इसमें फ़ायदा तुम्हें GGS IPU में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब एक बात मैं तुमसे और बोलूँगा कि GGS IPU का स्पॉट राउंड 1 ख़त्म होने से ही काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसके आगे भी स्पॉट्स होते हैं और जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ना, जो विड्रॉल का, ये जो विड्रॉल का ऑप्शन दे रखा है ये बड़ा काम का है। ये बड़ा काम का है क्योंकि ये विड्रॉल का इन लोगों ने खुला ऑप्शन दे रखा है कि तुम्हारा मन करे तो तुम अपना एकेडमिक फीस विड्रॉल कर लो और अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो पूरा एडमिशन ही विड्रॉल कर लो। और जब बच्चा ऐसा करता है तो फिर बहुत सारी सीटें वैकेंट हो जाती हैं अगले नेक्स्ट राउंड के लिए। तो अब सवाल आता है कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये संदीप भैया की वीडियो है कट ऑफ एंड चॉइस फिलिंग, टॉप कॉलेजेस कट ऑफ एंड चॉइस फिलिंग। बेस्ट वीडियो है पूरे यूट्यूब पर, तुमसे बहुत फायदा हो जाएगा। यहाँ से तुम डायरेक्ट चॉइस फिलिंग इस वीडियो को देख के कर लेना। अब सवाल आता है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या लेके जाना है। तो संदीप भैया ने फिजिकल रिपोर्टिंग पर भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तुम इसे देख लेना, तुम्हारा यहां से भी काम हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड ये रहा ऑल अबाउट GGS IPU काउंसलिंग। तो इन्होंने वैकेंसी तो नहीं निकाली है पर मैंने तुम्हें एक बेसिक कट ऑफ दे दिया। अदर स्टेट वाले भाई 3 लाख 4 लाख रैंक वाले भी तुम टॉप कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 लाख रैंक पर भी आराम से एक्सपेक्टेशन है। और होम स्टेट वालों को 1.5-2 लाख रैंक तक एक्सपेक्टेशन आराम से रखनी चाहिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और भी कॉलेजेस हैं जैसे तुम्हारा गुरु तेग बहादुर है, तुम्हारा डॉक्टर अखिलेश दास है, उसके बाद विवेकानंद है, HMR है, देर आर मैनी कॉलेजेस। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में भरते हो। मैंने चॉइस फिलिंग वाली वीडियो में डिटेल कॉलेजों के बारे में बता रखा है। तो इट्स ए टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और कॉलेजों की प्लेसमेंट्स वगैरह के भी बारे में बात किया हूँ। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में अगर कोई पार्ट रह गया हो तो उसके बारे में भी बता देना, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन।